देखें कोई आए थे जिसका लास्ट कहाँ तक बताए हैं? शायद एक्स्ट्रा सेंटर बताए थे आपको। ये थोड़ी ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्स्ट्रा सेंटर बताए थे क्या? ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एस के गोयल का वहां से ले आइए। आर डी शर्मा का वॉल्यूम सेकंड भी, दो किताब। हाँ, लिखिएगा कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा सेंटर तक मैंने बता दिए थे आपको, तो क्या स्ट्रेट लाइन पढ़ाने से पहले आपको एक्स्ट्रा सेंटर का क्या फार्मूला बताए थे जी? किसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेंटर? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेंटर ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, मैंने फार्मूला बता दिए थे। क्या फार्मूला लिखाए थे? -ax1 + bx2 + cx3 अपॉन -a + b + c, ये लिखाए थे। ये x1 बराबर बताए थे। x अब y1 बराबर क्या बताए थे? ax1 - bx2 + cx3 लिखाए थे क्या? a/1 कहाँ लिखाए हैं? ये देखिए, हाँ, एक ix और y का a/1 - b/2 ये लिखाए हैं। आपने देख करके भी गलत सलत लिख दिए हैं जी। देखें, देख करके भी बहुत सारे लोग गलत कैसे लिखते हैं। लाइएगा, देख करके भी गलत लगता है, लिख दिए हैं कुछ लोग। आप कहीं देखिएगा, एक्स्ट्रा सेंटर वाला मैंने बताए थे आपको। कैसे बनाए थे इसका डायग्राम जी? ये ऐसा ट्रायंगल था आपका, ठीक है। इसको हमने आगे की ओर बढ़ाए थे, इसको भी आगे की ओर ऐसे बढ़ाए थे, इसको भी आगे की ओर ऐसे बढ़ाइए, इसको भी बढ़ाइए। फिर आपका क्या था? इसको भी आगे की ओर बढ़ाइए, ऐसा, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। एक ये था आपका, दूसरा आपका ये था, ये आपका I1 है, ये आपका I2 है, ये आपका I3 है। इस A का इंटरनल बाइसेक्टर और B और C का एक्सटर्नल, ये I1 हो गया। फिर आपका B का इंटरनल बाइसेक्टर, A और C का एक्सटर्नल बाइसेक्टर। फिर है आपका C का इंटरनल बाइसेक्टर, A और C का ये हो गया, ठीक है। तो मैंने I1 बराबर आपको लिखाए थे, I1 इक्वल टू क्या लिखाए थे जी? ax1, क्योंकि A है इंटरनल तो A बराबर पॉजिटिव रहेगा और B और C एक्सटर्नल है तो माइनस लगा दोगे। B
एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री अपॉन ए माइनस बी माइनस सी, ये लिखाए थे। और बाई बराबर आपका लिखाए थे, ये एक्स की वैल्यू कहलाएगा जी। और बाई बराबर हो जाएगा ए बाई वन माइनस बी बाई टू माइनस सी बाई थ्री अपॉन ए माइनस बी माइनस सी, ये लिखाए थे। ठीक है, इसी को और करके आप लिख सकते हो आई वन इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। और बाई बराबर हो जाएगा माइनस ए बाई वन बी बाई टू सी बाई थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। आई वन हो गया। उसी प्रकार आई टू का वैल्यू क्या लिखेगा, आई टू में आपका, आई टू में बी का इंटरनल है, तो जो इंटरनल वाला को पॉजिटिव रखोगे और ए और सी वाला को निगेटिव रखोगे, तो बी वाला पॉजिटिव रहेगा, मतलब। और माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी माइनस सी, ये हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा माइनस ए बाई वन बी बाई टू माइनस सी बाई थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी माइनस सी, ये हो। ठीक है, उसी प्रकार इसी को हम इस तरह और करके भी लिख सकते हैं, आई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए जी, तो ए एक्स वन माइनस बी बाई टू बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी, ए बाई वन माइनस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी। आई थ्री बराबर कितना हो जाएगा, आई थ्री बराबर आपका हो जाएगा ए, देखिए सी वाला पॉजिटिव रहेगा, अभी हमने किसका किए, सी वाला पॉजिटिव रहेगा, बाई ए और बी निगेटिव रहेगा, तो माइनस ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी, और हो जाएगा माइनस ए बाई वन माइनस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री अपॉन माइनस ए माइनस बी प्लस सी। माइनस कॉमन ले लीजिए और करके इसको लिखेगा आई थ्री इक्वल टू, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ए एक्स वन बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, और इसमें भी माइनस कॉमन ले तो ए बाई वन बी बाई टू माइनस सी बाई थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। नोट कर लीजिए, ये हो गया। इसी का और कर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा, इससे भी माइनस कॉमन लेंगे ये होगा। ये आई टू है, दोनों सेम चीज है ये, और ये आई वन है, ये आई थ्री दोनों सेम और करके लिखा हुआ है, और मतलब ये या ये। चलिए नोट कीजिए इसको, ठीक है। क्या, हाँ कौन सा, क्या हो जाएगा, और वाला नहीं लिखाए थे, चलिए नोट कर लीजिए अब।
हो गया। हेलो सर, ये पूछ रहे थे कि अगर मैं एसी वगैरह किसी में भी अगर मैं अभी चाहेंगे तो नहीं कट सकते हैं कंफर्म सर? उसी दिन कटेगा 11 को ही? ठीक है ठीक है। तो मैं बात करके भेज भेज देता। तो रात में बोल रहे थे सर कि मैं तुरंत ही काट करके दे दूंगा। ओ अच्छा। नहीं, ये उनको कि जैसे में हमको जहाँ जाना है ना सर, तो उनको भेजना होगा टिकट, जिनके यहाँ जाना है ना, कि हम आप यहाँ से निकलने के लिए टिकट मैंने ले लिया है, ये प्रूफ के तौर पर। क्या सर? बारह तारीख सुबह? हाँ ठीक है। तो मैं भेज देता हूँ। कितना? 1200 रुपया अभी भेज देता हूँ सर, यही नंबर पर ना? ठीक है। क्या सर? 93 वाला पर? ठीक है ठीक। चलिए आगे लिखिएगा। सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। लिखिएगा सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। लिखिएगा सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। लिखिए द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल is called circum center of triangle। क्या लिखा है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। यहां लिख लीजिए सर्कम सर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए डायग्राम इसका। ये हो गया। एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें ओ से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओडी, ओ से ओएफ, और जैसे ए बी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओडी है, और एसी का क्या दिया? ओई है, और
ए बी का कितना दिया, ओ एफ है, तीनों जहां पर मीट करता है यही आपका क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। किसको कहते हैं सरकम सेंटर जी, सर्कल के अंदर ट्रायंगल होता है, ठीक है। इसमें क्या है, द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या, बीसी का बाइसेक्टर क्या है, ये एसी का ई, और ये तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो ओ, ओ बी, ओ डी, ओ ई और ओ एफ, तीनों जहां पर मीट करता है, ओ डी, ओ ई और ओ एफ तीनों जहां पर मीट करेगा वही सरकम सेंटर का, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ये लिख लीजिएगा, इसका फार्मूला लिखिएगा, पहले इसको नोट कर ली, इसका कोऑर्डिनेट नाम दे दीजिएगा x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट का नाम दीजिए x2, y2, इसका नाम है x3, y3, ये लिख लीजिए। हो गया, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं जी। फॉर्मूला दो तरह से इसका फॉर्मूला लिखा जाता है, आई ओ जो है ना इसका कोऑर्डिनेट x, y नाम दे देते हैं, तो ओ बराबर लिखेंगे सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ब्रैकेट में लिखेगा O इक्वल टू ऐसा, ध्यान दीजिएगा x बराबर क्या होगा जी, x1 साइन 2a, ध्यान दीजिएगा x2 साइन 2b, x3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ये होता है। अब y बराबर होता है y1 साइन 2a बाई 2 साइन 2b बाई 3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ये होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, ये भी बोल सकते हैं और करके लिखिएगा, और करके अगर इसका साइड दिया हुआ रहे, ए का अपोजिट साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से, और सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से, तो इस कंडीशन में होता है ओ बराबर लिखिएगा सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ओ ऐसे करके लिखिएगा। सरकम सेंटर का दूसरा ax1 cos a, ax1 cos a, bx2 cos b, हेलो अभी, हाँ बोलो, बाद में 10 बजे क्या जी, हाँ ax1 cos a, bx2 cos c, x3 cos c, ये हो जाएगा a cos a, b cos b, c cos c, और यहां से आप लिखेगा ये किसकी वैल्यू हो गया जी, o ब्रैकेट में x1 इक्वल टू लिखेगा, x इक्वल टू y बराबर लिखेगा a बाई 1 cos a, b बाई 2 cos b, c बाई 3 cos c अपॉन a cos a, b cos b और c cos c। ये साइड का दोनों फार्मूला सेम है जी, लेकिन दोनों ये तब होता है जब साइड भी दिया हुआ है कोसाइन के फॉर्म में होता है, ये साइन के फॉर्म में होता है, दोनों सेम फार्मूला, ये फार्मूला लगाओ चाहे एक, कोई दोनों में से कोई एक लगाओ, ठीक है। जैसे में एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म में,
एक होता है आपका 1/2 इंटू x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या होता है 1/2 x1 बाई 1 1 x2 बाई 2 1 x3 बाई 3 1। तो दोनों फार्मूला सेम है लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। उसी प्रकार एक फॉर्म में साइन के फॉर्म में होता है, एक कोसाइन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम इस फार्मूला को दो तरीके से लिख सकते, दोनों सेम फार्मूला है। ठीक है, इसीलिए और करके लिखा हुआ है, यहां लिख दिया और घेर दिए और ये या ये कोई एक, तो दोनों फॉर्म में याद रखिएगा। जब साइड ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए से लिखते हैं, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी, सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक पेन दीजिएगा, पेन लाओ तो जिसके पीछे रखते हैं। वो किसी को पैसा भेजना है तो इसलिए उसका नंबर कुछ हो गया।
हाँ हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिएगा इफ इन ए ट्रायंगल एबीसी लिखेगा इन ए ट्रायंगल एबीसी विथ vertices 2, 3 and C 3, 1 angle A equal to angle B 4/5 है। देन सर्कम फाइंड द सर्कम चलिए कैसे इसको बनाइएगा जी, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या चीज दिया हुआ, ये फिगर देखिए इसका, ये आपका सरकम सेंटर है ऐसा, x1, y1 है। ये कितना दिया हुआ है 1, 2। ये कितना दिया हुआ है 2, 3। ये x2/2 कहलाएगा, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है 3, 1। ये x3/3। यहाँ तक कोई दिक्कत है सभी को? अब देखिए एंगल दिया हुआ है a बराबर b बराबर cos इनवर्स 1/√10। क्या दिया हुआ है एंगल a इक्वल टू एंगल b इक्वल टू cos इनवर्स 1/√10। तो एंगल a इक्वल टू cos इनवर्स 1/√10। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos a इक्वल टू 1/√10। एंगल b इक्वल टू है cos इनवर्स 1/√10। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos b इक्वल टू 1/√10। cos से cos b हो गया, ठीक है।
कॉस ए कॉस बी, और एंगल सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 4/5। तो कॉस सी बराबर कितना हो जाएगा, 4/5 इधर जाएगा ना तो कॉस में बदल जाता है। जैसे में अगर ए बराबर दिया हुआ है कॉस इनवर्स 1/2 है, तो जब इधर आएगा ना तो कॉस ए बन जाता है 1/2। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ये इधर जब आएगा तो कॉस सी हो जाएगा। एंगल ए का भी वैल्यू कॉस इनवर्स 1/√10, एंगल बी का भी वैल्यू कॉस इनवर्स √10। तो एंगल ए बराबर कॉस इनवर्स 1/, तो ये इधर आएगा तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/√10। उसी प्रकार एंगल बी बराबर कॉस इनवर्स 1/√10, तो इसको इधर भेजेंगे तो कॉस बी 1/√10। कितने क्लियर है यहाँ तक? कॉस ए कॉस बी कॉस सी मुझे पता है। फॉर्मूला क्या होता है आपका जी, हमें सेंट्रोइड बराबर क्या होता थी, सरकम सेंटर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये है आपका डी, ये ई और ये एफ, ये ओ है, एक्स वाई। ठीक है, तो कैसे इसका निकालेंगे? ओ का कोऑर्डिनेट x इक्वल टू x1 sin 2a, x2 sin 2b, x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, sin a cos a cos b cos c मालूम है, तो ट्रायंगल बना के sin a sin b sin c निकालेंगे। और sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a होता है, sin 2b का 2 sin b cos b, sin 2c का 2 sin c cos c। तो हम लोग सबसे पहले cos a दिया हुआ है ना, तो cos a दिया हुआ तो यहाँ से एंगल a b c नाम दे दीजिए। cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये 1 है, ये √10 है, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस से ये बेस है। तो आपका यहाँ से परपेंडिकुलर √10 के स्क्वायर माइनस √10 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, 10 माइनस 1 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3। ये p आ गया, p का वैल्यू कितना निकल गया, 3। परपेंडिकुलर मालूम है और ये बेस 1 है और हाइपोटेनस कितना, √10 दिया हुआ। ठीक है, ये तीनों निकल, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों निकल गया। अब यहां से हम लोग साइन ए निकाल देते हैं। साइन ए बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/√10 हो गया। ठीक है, तो साइन ए निकल गया। उसी प्रकार दूसरा ट्रायंगल बनाइए, इतना पहले नोट कर लीजिए, मिटा मिटा करके लिखना पड़ेगा, इधर लिख कर देता हूं। अब cos b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/√10। तो फिर ट्रायंगल बनाइए, cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बी सी बी ए। cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, √10 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, 10 माइनस 1 9 का रूट, ये 3 आ गया। तो यहाँ से साइन भी कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट 3/√10 हो जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार आप दूसरा निकाल दीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए। ये है आपका सी बी ए। ठीक है, साइन सी बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल दीजिए, √ हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर, 25 माइनस 16 का रूट कितना होता है, 9 का रूट 3, ये 3 आ गया। ठीक है, तीनों चीज निकल गया, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। तो जब ये निकल गया तो साइन सी बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 हो गया। साइन सी निकल गया आपका, साइन सी निकल गया। अब सारे निकालेंगे, साइन 2a इतना पहले नोट कर लीजिए, अब यहाँ पर लिख देता हूँ। साइन 2a का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin a cos a। तो 2 इंटू साइन ए का वैल्यू कितना है जी, 3/√10, cos a का वैल्यू 1/√10 बराबर ये 6/10 बराबर 3/5 आ गया। साइन 2b बराबर कितना होगा, 2 sin a sin b cos b। तो 2 इंटू साइन बी का वैल्यू 3/, ये कितना हो जाएगा साइन सी। ठीक है, साइन बी का वैल्यू कितना है बताइए, 3/√10 इंटू cos b का 1/√10, 6/10 3/5 आ गया। साइन 2c का वैल्यू कितना है, 2 sin c cos c। तो साइन सी का वैल्यू कितना है जी, 3/5 इंटू 4/5 बराबर 24/25। सारे निकल गया ना। साइन 2a sin 2b sin 2c अब इस फार्मूला में रख दोगे। x1 का वैल्यू मालूम है 1,
y1 मालूम है, x2 मालूम, y2 मालूम है, x3 है, y3 मालूम है। तो ये x का वैल्यू होगा y बराबर क्या लिखोगे, y1 sin 2a, y2 sin 2b, y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ठीक है, अब फार्मूला में केवल रखना sin 2a sin 2b मालूम हो ही गया, और x1 y1 x2 y2 सारा मालूम है, केवल इसमें रखना है। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए, कोई दिक्कत है किसी को? पहले मैंने क्या कर दिए, cos a cos b cos c है, ट्रायंगल बना करके sin a sin b sin c निकाल लिए, और sin 2a का फार्मूला 2 sin a cos a होता है, sin 2b का 2 sin b cos b, और sin 2c का 2 sin c cos c, वैल्यू रख दी। इशारा देखो, sin b sin c मालूम है और cos c मालूम है, वैल्यू रख देंगे। वैसे ये तीनों निकल गया, अब इस फार्मूला में रख दो, x1 y1 x2 y2 दिया हुआ 2,3, x3 y3 3,1, केवल वैल्यू रखना है आपको, कैलकुलेट करना है। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए, यहां से साइन सी मालूम है, वो कॉस सी मालूम है, वैल्यू रख दिए। हो रहा है क्या?
ऑर्थो से क्या लिखा है अभी जी? सरकम सेंटर किसको कहते हैं बताइए, किसको कहते हैं सरकम सेंटर? ट्रायंगल के साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मीट करता है उसको हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड का परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर जहां पर मीट करता है वो क्या कहलाता है? सरकम सेंटर। देखिए ए बीसी का से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ओडी है, ये आपका एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओई है, और एसी का ओएफ है, तीनों ऊपर मीट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? सरकम सेंटर कहलाएगा। ठीक है क्या? और जब साइड दिया हुआ रहता है ना तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है, तब सारे तो भाई सर्कल के अंदर ट्रायंगल तो उसको सरकम सर्कल बोलते हैं। हाँ, सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सरकम सेंटर बोलते हैं। जब सर्कल के अंदर ट्रायंगल रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। एक इन सेंटर भी तो बताए थे। इन सेंटर में क्या होता है? ट्रायंगल के अंदर सर्कल रहता है, और इसमें क्या है? ट्रायंगल के बाहर है। ठीक है, बाहर रहेगा तो सरकम सर्कल, अंदर रहेगा तो इन सर्कल। हो गया यहां तक सबका? ट्रायंगल बना बना करके वैसे निकालोगे, क्योंकि साइन कॉस ए कॉस बी मालूम है, कॉस ए कॉस बी। हो गया? मिटा दें। अब आगे करें क्या? स्टार्ट करें। चलिए देखिएगा, बर्थडे पार हो गया है, अब अभी दोस्त लोग नहीं आया है। कहा कि सर ये वो सारे दोस्त लोग जब आएंगे ना मेरे, ठीक है तब ना देंगे। चलिए अब देखिए x का वैल्यू कितना होगा जी? x1 sin 2a, x2 sin 2b, x3 sin 2c अपॉन क्या है? sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। अब देखिए सारा वैल्यू रखिए जी। x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1। x2 sin 2a का वैल्यू कितना निकाले जी बताइए? sin 2a कितना निकाले थे? sin 2a कितना निकाले थे? sin 2b, sin 2c 20। वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा जी? 1 इंटू 3/5 प्लस x2 का वैल्यू कितना है? देखिए 2 इंटू 3/5 प्लस x3 का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 24/25 अपॉन 3/5 प्लस 3/5 प्लस 24/। अब इसको सोल्व कर सकते हो क्या? कीजिए। 3/5 प्लस 6/5 प्लस 72 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 5 25 कैसे 25 हो गया? 5 5 25, 5 3 15, 25 5 3 15, 24 हो गया। एलसीएम ले लीजिए। 25 5 5 25 हो गया, 5 3 15, 6 5 30, अपॉन एलसीएम 25 हो गया,
5 5 5 5 15 5 15 24 कितना हो जाएगा जी 72 102 हो गया ना 102 प्लस 117 बटे 25 अपॉन 30 30 54 बटे 25 25 से 25 कट गया 117 बटे 54 ये हो जाएगा कितना 9 छक 54 और 17 नंबर 13 नंबर 13/6 आ गया ये x1 निकल गया जी x का वैल्यू कितना आ गया 13/6 पहला पॉइंट निकल गया आपका अब दूसरा निकालने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा पहला निकल गया इसी प्रकार दूसरा देखिए निकालने जा रहे हैं जी क्या होता है दूसरा फॉर्मूला लिखेगा बाई बराबर लिखेगा y1 sin 2a y2 sin 2b y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c वैल्यू पुट कर दीजिए सभी लोग कितना होगा जी y1 का वैल्यू देखो y1 ये 2 है y2 कितना है 3 अब y3 कितना है 1 रखते चल जाइए 2 इंटू साइन 2a का वैल्यू कितना है sin 2a 3/5 y2 का वैल्यू कितना है 3 इंटू 3/5 प्लस y3 का वैल्यू कितना है जी 1 इंटू sin 2c का वैल्यू कितना है sin 2c 24/25 अपॉन 3/5 24 अपॉन ये कितना हो जाएगा बताइए ये 6/5 9/5 24/25 अपॉन इसका एलसीएम 25 हो जाएगा 5 5 25 5 15 5 15 और 24 एलसीएम ले लीजिए 25 हो जाएगा 5 5 25 5 6 35 9 5 45 और 24 अपॉन ये हो जाएगा 54/25 25 से 25 कट गया ये हो जाएगा कितना जी बताइए 69 प्लस 30 कितना होता है 69 प्लस 30 99 अपॉन 54 9 से कटेगा 9 छक 54 9 से कटेगा 11 11/6 ये आपका बाई का वैल्यू आ गया जी बाई का वैल्यू कितना आ गया 11/6 ठीक है नोट कर लीजिए तो x का निकल गया बाई तो सरकम सेंटर कितना आ गया 13/6 और 11/6 नोट कर लीजिए सब लोग क्लियर है चलिए अब हम लोग जानेंगे अर्थो सेंटर जी मेला नहीं मेला नहीं घूमे हैं जी क्यों नहीं घूमते एक ही जगह दुर्गा जी देख कर करके फिर ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल होता है इन सेंटर किसको कहते हैं जी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल कहते हैं सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल किसको कहते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इसको हम लोग क्या बोलते हैं सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल अब लिखेगा अर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल हो गया ये सभी का लिखेगा अर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल लिखेगा हेडिंग अर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल अर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल लिखेगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड अर्थो सेंटर लिखेगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल लिखेगा जी द पॉइंट ऑफ intersection of altitude
altitude of triangle is called orthocenter of triangle. क्या होता है जी? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर. देखिएगा, ये एबीसी ट्रायंगल है जी. ए से हमने एल्टीट्यूड हमने इस पर खींचे हैं, ए, ये बी, ये सी, ए सी पर. बी से एल्टीट्यूड आप इस पर खींच दीजिए, ये इसका नाम दीजिए डी, ठीक है. और सी से एल्टीट्यूड खींच दीजिए ऐसा. अब ये जो कहलाएगा इसको हम लोग ऑर्थोसेंटर कहते हैं. क्या बोलते हैं जी? ए से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल्टीट्यूड खींचेंगे बीसी पर, बी से बीई एल्टीट्यूड खींचेंगे एसी पर, और सी से सीएफ एल्टीट्यूड खींचेंगे एबी पर. और तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया वो क्या कहलाएगा? ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल. तो फॉर्मूला इसका कोऑर्डिनेट है, ए का x1, y1 दिया हुआ है, बी का x2, y2 दिया हुआ है जी, सी का x3, y3. तो इसका भी दो फॉर्म में फार्मूला होता है. फार्मूला लिखेगा ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल. ओ बराबर लिखिएगा ऐसा, इसका कोऑर्डिनेट का नाम x, y नाम दे दीजिए जी. तो x बराबर हो जाएगा x1 tan A, x2 tan B, x3 tan C. और डिवीजन में लिखोगे tan A प्लस tan B प्लस tan C. y बराबर लिखेंगे y1 tan A, y2 tan B, y3 tan C. और डिवीजन में tan A प्लस tan B प्लस tan C. ये हो गया, ठीक है. और करके लिखिएगा जी, और करके. अगर इसका साइड भी दिया हुआ रहे, मान लीजिए इसका साइड ए है, इसका ए बी के अपोजिट साइड का स्मॉल बी से लिखते हैं, सी का अपोजिट साइड को स्मॉल सी लिखते हैं. तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल. और कर करके ये दोनों में से कोई एक, जैसे हम सर्कम का भी दो लिखाए थे कॉस में, साइन में, उसी तरह से इसका भी सेक में लिखाएंगे एक, टैन में लिखाएंगे. तो ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा जी? ओ, अब ब्रैकेट में लगाओगे x1 x इक्वल टू x1 a सेक a प्लस x2 b सेक b, x3 c सेक c. डिवीजन में a सेक a, b सेक b, c सेक c. y बराबर लिखोगे y1 a सेक a, y2 b सेक b, y3 c सेक c अपॉन a सेक a, b सेक b और c सेक. ये हो गया, नोट कर लीजिए. ये लिखेगा, ये सेक में हो गया. टाइम दोनों फार्मूला सेम है, लेकिन ये जब साइड दिया हुआ रहेगा तो ये सेक में होता है और ये आपका टेन में होता है. चलिए इसको नोट कीजिए, अब इस पर क्वेश्चन करेंगे. अगर ये फार्मूला भूल भी गए ना, तब पर भी क्वेश्चन को बनाया जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड से. जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाएगा ना, तो अगर ये फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तब पर भी आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है. ए जो है एबीसी क्या है? साइड है. ए बी ए का बीसी का मतलब लिखिएगा ए, ठीक है. एसी का मतलब क्या लिखेगा? बी. और ए बी का मोड मतलब मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर, साइड है. ए बी का मोड मतलब साइड, सी. ये ए बी सी साइड दिया हुआ है ट्रायंगल का. बीसी का मोड मतलब ए. सिमिलर नहीं है, तीन को इक्वल है, मतलब कोऑर्डिनेट को तीन से लिखते हैं.
जैसे में x का कोऑर्डिनेट लिखना है ना 1,2 तो ऐसे करके लिखते हैं 1, ये मतलब इक्वल नहीं होता है। कोऑर्डिनेट को हम लोग 3 बराबर साइन से लिखते हैं, मतलब वो हो गया a का मतलब x का कोऑर्डिनेट हो गया ये, और ये y का कोऑर्डिनेट हो गया, लिख सकते हैं ऐसे। ये x की वैल्यू है जी, ये x की वैल्यू है इसलिए हम इक्वल हो गए। ये o का कोऑर्डिनेट हो गया x और y, o का कोऑर्डिनेट है ना, ये o है, यहाँ i से रिप्रेजेंट कीजिए तो i लिखेगा, i है यहाँ, i का कोऑर्डिनेट x y है ना, तो x, तो इसीलिए i का कोऑर्डिनेट को हमने लिखा, इसके अंदर हम लोग x इक्वल टू और ये y इक्वल टू लिखे, ये i का कोऑर्डिनेट x y हो गया, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। हो गया क्या? हो गया? लिख लिए जी सब लोग? हो गया। अब हेडिंग लिखिएगा लोकस, लोकस लिख करके डैश लिखिएगा जी। लोकस पहले समझा देते हैं होता क्या, मिटा दीजिए। हो गया क्या? लोकस लिखेगा। लोकस होता क्या है जी? ध्यान दीजिएगा, लोकस एक मूविंग पॉइंट है। लोकस क्या है?
लोकस इज द मूविंग पॉइंट ट्रेस बाय द पाथ, उसके द्वारा हम लोग एक पाथ ट्रेस करते हैं जी। मान लीजिए कि एक मूविंग पॉइंट है ये, और इसके द्वारा इस मूविंग पॉइंट यहाँ पर मूव करते हुए ऐसा पाथ ट्रेस किया। एक मूविंग पॉइंट है जो ऐसे इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। अब ये इसको हम लोग फिक्स पॉइंट बोलते हैं। इस फिक्स पॉइंट से इस लोकस ऑफ पॉइंट, इसका नाम दीजिए ए, इसे इसका डिस्टेंस इक्वल होगा। ये जो है यहाँ पर पहुंच गया, इसका नाम ए डैश नाम दीजिए। ये भी यहाँ पर पहुंच गया, इसका ए डैश ए डबल डैश नाम दे दीजिए। यहाँ पर पहुंच गया, इसका ए ट्रिपल डैश नाम दे दीजिए। ऐसे हम लोग, तो ये जो सारे ओ ए डैश ओ ए डबल डैश सारे इक्वल होगा, क्योंकि ये ट्रेस जो किया जा रहा है ना, हर कंडीशंस में क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा भी नाम दे सकते हैं जी। मान लीजिए ये ए है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पर एक इस पी ए, इस लाइन पर एक पॉइंट पी कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, ये मूविंग पॉइंट है, ये यहाँ ए से पी का डिस्टेंस और पी से बी से इसका डिस्टेंस, या ये पॉइंट ये जो पी है ना, ये उठ करके यहाँ चला गया, तो ए से पी का डिस्टेंस और पी से बी का, ये हमेशा इक्वल, ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा। उसी प्रकार ये पॉइंट अगर यहाँ उठ करके चल गया मूव करते हुए, तो यहाँ इससे इसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। अगर सपोज दैट ये यहां चला गया, ये P, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। मान लीजिए यहां चला गया, तो ये डिस्टेंस ये इक्वल होगा। ये मान लीजिए यहां चला गया और ये डिस्टेंस इक्वल, मतलब हर कंडीशंस में AP बराबर PB, AP बराबर PB, AP इक्वल टू PB, AP हर कंडीशन में इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो P है ना, ये मूविंग पॉइंट है, लेकिन P अगर यहाँ पर भी पहुंच जाए, यहाँ कहीं भी पहुंचे, हमेशा A और P से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। उसी प्रकार ये जो मूविंग पॉइंट है, ये यहाँ A पर है या A डैश पर है या A डबल डैश पर है, या मान लो यहाँ पर B पर चल गया, तब पर भी ये जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये इक्वल टू OB, मान लो ये C पर चल गया, OC, सब बराबर होगा। इसका मतलब ये जो A है, ये मूविंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकस ऑफ पॉइंट कहेंगे। क्या बोलेंगे, लोकस ऑफ पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है। लोकस ऑफ पॉइंट एक ऐसा मूविंग पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से, ये इसमें सेंटर है ना, यहाँ पर सेंटर नहीं है, ठीक है। इस लाइन पर जो पॉइंट है उसका ये दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। ये मूविंग पॉइंट यहाँ पहुंचे, यहाँ कहीं भी पहुंचे, हमेशा ये दोनों पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल ही रहेगा। उसी प्रकार ये जो ए जो है मूविंग पॉइंट, वो कहीं भी मूव कर करके पहुंच जाए, हमेशा सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, सेम रहेगा हर एक कंडीशंस में। कब समझ में आ रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, कोई भी पूछे, लोकस का मतलब क्या होता है, भ्रमण करने वाला बिंदु, मूविंग करने वाला पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कभी यहाँ है कभी वहां है, नहीं तो आपको मूविंग करते। पहले हम मेरे गांव में आते थे, मतलब क्या है, बंजारन बोलते हैं ना, ठीक है। तो वो पूरे मतलब भैंस बकरे सब चीज लेकर के चलता है, ठीक है। इन्हें मतलब बंद कर दीजिए, तो वो लेकर के चलेगा, वो 10 दिन 15 दिन तक वहां रहेगा, फिर दूसरे जगह जाएगा, मतलब लगातार वो मूव करते हुए रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मूव करने वाला पार्ट एक वो लोकस है एक तरह से मानिए, ठीक है। लेकिन उसमें लोकस उसको हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि किसी पर्टिकुलर से फिक्स डिस्टेंस नहीं। हम लोग यहाँ पर स्टडी करने के लिए ऐसा पढ़ते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जिसका हमेशा कहीं भी कोई हम लोग अगर कोई फिक्स पॉइंट लेते हैं, उससे हमेशा डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, इक्वल मतलब कांस्टेंट रहना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट है ना, मतलब ये दोनों बराबर है, AP और PB, इसका AP और PB हमेशा बराबर ही कांस्टेंट रहता है। क्लियर है, तो समझ में आ गया। तो चलिए लिखेगा लोकस का डेफिनेशन अब थोड़ा लिख लीजिए। लोकस लिख करके डैश लिखेगा द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, डेफिनेशन लिखेगा द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट is the path, the locus of the moving point is the path, the locus of the moving point is the path
ट्रेस आउट OUT, ट्रेस आउट TRACED, ट्रेस्ड आउट by that point BYY, by that point under one or more given condition, under one or more given condition, under one or more given condition, under one or more given condition. एग्जाम्पल में लिखिएगा जी, if a point P move in a plane, if a point P move in a plane such that which distance from a fixed point, which distance from the fixed point O, which distance from the fixed point O in the plane is always constant, is a plane is always constant, is plane is always constant. Thus locus of moving point, thus the locus of moving point, thus the locus of moving point P is clearly a circle, P is clearly a circle with center O and radius A, with center O and radius A. ये डायग्राम बना लीजिएगा जी, क्या लिखे, क्या, क्लियरली ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस A. ये डायग्राम बना लीजिए, ये सेंटर O दिया हुआ है और ये मूविंग पॉइंट P है, तो ये सेंटर O आई हमेशा कांस्टेंट रहेगा जी, तो ये O से P का ये रेडियस A है, ये तो ये सेंटर O को हम लोग सेंटर कहेंगे, A जो है इसको हम लोग रेडियस कहोगे, ये जो OP है ना, OP मतलब A, ये रेडियस है, फिक्स पॉइंट है, ये इसको फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं, ये मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट या लोकस ऑफ पॉइंट, या लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो लोकस ऑफ पॉइंट क्या मैंने एग्जांपल में क्या लिखाए हैं, देखिए पढ़ करके, एग्जांपल में लिखा है इफ ए पॉइंट P है मूव इन ए प्लेन, प्लेन में मूव कर रहा है इस तरह से कि विच डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट O एंड फिक्स पॉइंट O, ठीक, इन द प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट P, P से हमेशा डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कहीं भी चला जाए हमेशा डिस्टेंस कांस्टेंट रहेंगे, Q पर भी पहुंच जाएगा तो OP इक्वल टू OQ होगा। चलिए ये हो गया, अब इस पर क्वेश्चन लिखिए जी, मात्र इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना होता है, ये भी एग्जांपल बना लीजिएगा, ये भी डायग्राम बना लीजिए, ये भी इसी लोकस ऑफ पॉइंट का दूसरा एग्जांपल है, इसका डायग्राम बना लीजिए, इसका स्टेटमेंट लिखा देंगे, सेकंड एग्जांपल लिख करके, सेकंड एग्जांपल लिखिए, सेकंड एग्जांपल लिखिए, फर्स्ट एग्जांपल का वो डायग्राम, वो फर्स्ट एग्जांपल का डायग्राम है, फर्स्ट एग्जांपल अभी जो लिखे हैं ना वो उसका ये डायग्राम हुआ, और सेकंड का मैं ये डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद मैं स्टेटमेंट लिखा देंगे सेकंड, इसका अभी स्टेटमेंट लिखाना बाकी, इसका स्टेटमेंट लिखा करके क्वेश्चन बताएंगे, एकदम समझ में आएंगे, ठीक है। ये लोकस का यूज आपको सर्कल में भी होगा जी, सर्कल पढ़ाएंगे ना आपका स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल टॉपिक है, उसमें लोकस इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, डिस्टेंस फार्मूला ही लगता है इसमें, तो लिखिएगा स्टेटमेंट, ये सेकंड एग्जांपल का ये डायग्राम है, लिखिएगा इफ ए पॉइंट P मूव्स इन ए प्लेन, ये जो सेकंड डायग्राम का ये इसका लिख रहे हैं, इफ ए पॉइंट P मूव्स इन ए प्लेन, इफ ए पॉइंट P मूव्स इन ए प्लेन, if a point P moves in a plane such that whose distance from the two fixed point, whose distance from the two fixed point, whose distance from the two fixed point, whose distance from the two fixed point A and B, A and B are always constant, A and B are always constant, A and B are always constant, ये डायग्राम बना लीजिए,
हमने P क्या है जी, एक मूविंग पॉइंट है प्लेन में जिसका जो डिस्टेंस है A और B, दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है। ये वाला AP बराबर PB हमेशा कांस्टेंट रहेगा हर कंडीशन में। AP इक्वल टू PB इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर यहाँ Q का नाम दे दें तो इसको Q से इसको मिला देंगे ना, तो यहाँ लिखिएगा AQ नॉट इक्वल टू QB। ये मूविंग पॉइंट नहीं कहलाएगा, ये मूविंग पॉइंट है। अगर यहाँ पर Q पॉइंट ले ले तो AQ और QB से मिलाएंगे तो AQ नॉट QB, लेकिन एक P बराबर PB, ये मूविंग पॉइंट है। ये जो P है ना, इस लाइन में कहीं भी जाएगा हमेशा A और P से डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा। कांस्टेंट मतलब हमेशा सेम होगा। अब इस पर क्वेश्चन बताएंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएंगे। हो गया जी सबका। चलिए क्वेश्चन लिखिए, तब क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट। क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसका यूज करना। फाइंड द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट P। क्वेश्चन लिखा, फाइंड द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट P। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखिएगा, फाइंड द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट P सच दैट 2PA, ऐसा लिखे 2PA इक्वल टू 3PB। ये कंडीशन दिया हुआ, 2PA इक्वल टू 3PB वेयर A इज 0,0, A इज 0,0 ब्रैकेट के अंदर बंद कर लीजिएगा, A इज 0,0 एंड B इज 4,-3 एंड B इज 4,-3। A 0,0 एंड 4 B इज 4,-3। हमें लोकस ऑफ पॉइंट बताना है जी। तो चलिए देखिए क्वेश्चन बताते हैं जी। कंडीशन क्या होगा, इसको एक्स एक्सिस बना लीजिए, इसको बाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको बाई डैश बोलते हैं, इसको ऑरिजिन कहते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या दिया हुआ है बताइए। ए, इसका हम लोग ए नाम दे देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट 0,0 है ना, सेंटर होगा 0,0 मतलब ए सेंटर। ठीक है, ये आप P नाम दे दीजिए जी, ये P x1, y1 इसका नाम दे दीजिए। और ये आपका B है, B कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ B का वैल्यू 4,-3, ये दिया हुआ है आपका कंडीशन। इसको इससे मिला दीजिए, ये हो। तो कंडीशन लिख लीजिएगा, 2PA बराबर 3PB। PA निकाल सकते हैं ना डिस्टेंस फार्मूला लगा करके, PB भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा करके। तो चलिए इतना कंडीशन लिख लीजिए। चलिए सोल्व करते हैं जी। देखिए ये डायग्राम बना लीजिए। हमें ये P लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट है। क्या कंडीशन दिया हुआ है, लिखिएगा 2PA बराबर 3PB। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तब 4PA स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9PB के स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू PA का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x1 माइनस 0 के स्क्वायर, y1 माइनस 0 के स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू PB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, PB x माइनस 4 के स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 के स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको खोल दीजिए, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x बाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ये हो 4x1 के स्क्वायर
ये x1 है। तो कितना हो जाएगा जी, 4x1 के स्क्वायर 4y1 के स्क्वायर, 9x1 के स्क्वायर 144 माइनस 72 x1 प्लस 9y1 के स्क्वायर प्लस 81 प्लस 9 छक 54 बाय, ये हो गया। सबको एक साइड भेज दीजिए जी। कितना हो जाएगा 4x1 के स्क्वायर, ये 9 इधर आएगा तो माइनस 5y1 के स्क्वायर हो जाएगा जी। सबको उधर ही भेजिए, सबको इधर भेज, उस साइड भेजिए, राइट साइड। तो 4 में से 9 में से 4 जाएगा, 5x1 स्क्वायर हो जाएगा। ये जब इधर जाएगा तब प्लस 5y1 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये है, और क्या दिया हुआ है कुछ नहीं, प्लस 54 y1 हो जाएगा। और बताइए 144 में से 41 जाएगा, 81 जाएगा तो कितना बचा, 3 अच्छे माइनस 63। ये आपके आंसर हो गया जी। ये इक्वेशन लोग, ये आंसर, यही आपका आंसर हो गया जी। विच इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ पी हो गया जी। देखिएगा, विच इज रिक्वायर्ड लोकस पी, नोट कर लीजिए इसका। डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए, क्योंकि 2pa बराबर 3pb एस्पायरिंग बोथ साइड। pa मतलब डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। इसमें भी x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस, तो x1 माइनस 0 के स्क्वायर y1 माइनस 0 के स्क्वायर। यहाँ पर y1 माइनस 4 के स्क्वायर, अब y1 माइनस 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 प्लस 3 के स्क्वायर। अब इसको खोल देना है, अब बस सबको एक तरफ भेज दें, सबको राइट साइड भेज दीजिए। तो ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए जी। अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ है, स्ट्रेट लाइन से समझिए, पढ़ना है। ठीक, क्या अभी है 5 मिनट। ठीक है, अभी स्ट्रेट लाइन से समझिए, अभी ना स्टार्टिंग हो गई, अभी स्ट्रेट लाइन शुरू ही नहीं हुआ है। हाँ, अभी स्ट्रेट लाइन शुरू नहीं हुआ है, अभी कास्टिंग चल रहा है। जो होता है ना, सिनेमा हॉल में जाते हैं तो शुरू में ऐसे ही दिखाता है पूरे दृश्य को, ऐसे ही मतलब रिव्यू कराता है स्टार्टिंग में, फिर बोलता है कि जितने भी पात्र और घटनाएं हैं वो काल्पनिक है, इस घटना से कोई समानता नहीं है। अगर किसी भी घटना का इस पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका किसी भी पात्र से कोई समानता नहीं है। अगर इसका कोई समानता होता है तो इसको मात्र एक सहयोग कहा जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिख ही लीजिए जी। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तब तक क्वेश्चन भी हो जाएगा, जितना होगा होगा, तो होमवर्क में रहेगा। लिखिए क्वेश्चन। हाँ, बस यही करना था, आपको कंडीशन दिया हुआ था, बस इक्वेशन ऑफ लोकस लिखना था। समझिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। ऐसे बनाना है वो, ये तो इससे भी आसान है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन। अगले क्लास से स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे जी, मतलब इधर हो गया, मतलब आप अगले क्लास से समझिए टॉपिक स्टार्ट होगा, समझिए। ठीक है, ये जो था समझिए 10th वाला था, ये सब 10th में ही पढ़ना था। लिखिएगा, ये 10th वाला ही अभी चल रहा था। अब इसके बाद कल से मतलब समझिए आपको 11th के। लिखिए, ए पॉइंट मूव्स, क्वेश्चन लिखिएगा, ए पॉइंट मूव्स
इसको 10th नहीं बोल सकते हो, मतलब ये थोड़ा सा लेवल के चीजें काम कर, क्योंकि आपको आर्थो सेंटर ये सब चीज नहीं पढ़ना था। 10th में एरिया ऑफ ट्रायंगल था, डिस्टेंस फार्मूला था, सेक्शन फार्मूला था, ठीक है, और सेंट्रॉइड था, इतना ही था आप लोगों को। यहाँ पर इन सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, आर्थो सेंटर हो गया, एक्स्ट्रा सेंटर, ये सब एक्स्ट्रा चीज हो गया, ठीक है। और लोकस लिखिएगा क्वेश्चन, ए पॉइंट, क्वेश्चन लिखिएगा जी, ए पॉइंट मूव्स सो दैट, एसो सो लिखेगा जी, सो दैट, ए पॉइंट मूव्स सो दैट, एसो सो, सो दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, sum of the square of, sum of the square of its distance from the two fixed point, sum of the square of its distance from the two fixed point, its distance from the two fixed point, a कैपिटल ए ब्रैकेट में लिखेगा ऐसे, कैपिटल ए ब्रैकेट में a कॉमा 0 ऐसे लिखेगा, कैपिटल ए ऐसे ब्रैकेट में a कॉमा 0, एंड कैपिटल बी, एंड कैपिटल बी ब्रैकेट में माइनस a कॉमा 0 लिखेगा, ठीक है, एंड कैपिटल बी ब्रैकेट में माइनस a, कोऑर्डिनेट है b का कोऑर्डिनेट माइनस a कॉमा 0 है, a का a कॉमा 0 है, ठीक है। इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू, and equal to 2c square. Find the locus of point. Find the locus of point. हमें locus of point बताना है जी, क्या होगा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। देखिए डायग्राम समझिएगा, आपको तुरंत समझ, डिस्टेंस फार्मूला खाली लगाना है, कुछ नहीं करना है। ये एक्स एक्सिस है जी, ध्यान दीजिएगा, और ये है आपका बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये बाई डैश। देखिएगा क्या बोल रहा है, ए का वैल्यू a कॉमा 0 कहां पर होता है जी, एक्स एक्सिस पर, बाई, ये होगा a कॉमा 0, इसको a नाम दीजिए, ये है b माइनस a कॉमा 0, निगेटिव है ना, x का वैल्यू निगेटिव बाई 0 है, ये होगा। एक लोकस ऑफ पॉइंट कहीं भी कंसीडर, यहाँ कहीं भी कंसीडर, यहाँ कंसीडर कर लो, या यहाँ मन है तो यहाँ पर कंसीडर कर लो, जहां पर है इस प्लेन में, यहाँ कहीं भी, कहीं पर अभी एक पॉइंट कंसीडर करते P, ये लोकस ऑफ पॉइंट, यहाँ पर कंसीडर कर लो P, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इससे को P से B से मिला दीजिए, इसको A से मिला दीजिए, ये हमेशा इसका सम और इसका सम जो है ना वो 2c के बराबर है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, PA प्लस PB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िएगा जी पूरा, हाँ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 2c स्क्वायर, कितना दिया हुआ है, यही दिया हुआ है आपको, यही दिया हुआ है। अब चलिए लगा दीजिए डिस्टेंस PA मतलब ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, इसका x1 y1 नाम दिए हैं, तो x1 माइनस a के स्क्वायर, y1 माइनस 0 के स्क्वायर, PB मतलब ये इसमें लगा दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 प्लस a के स्क्वायर, y1 माइनस 0 के स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस प्लस 2x1 माइनस 2x1, y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2x1a, y1 स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये हो गया। तो देखिए 2x1 क्या स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 2y1 क्या स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2x1 से प्लस 2x1 कट गया, प्लस 2a स्क्वायर हो गया जी इक्वल टू 2c स्क्वायर, 2 कॉमन ले लीजिए, तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, इसलिए x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये लोकस ऑफ पॉइंट हो गए जी। दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट P, दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट P।
मतलब एक पॉइंट P है जिसका स्क्वायर P और PB का डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो 2C के बराबर है, 2C के स्क्वायर के। इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, इसमें भी। अब इसको खोल दीजिए, इसको इस साइड भेज दी। चलिए ये आंसर होगा, नोट कर दीजिए, लोकस ऑफ पॉइंट P, यही आपका आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए, बाकी अगले क्लास में स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। ये आपको जरूरी था, ये चीजें, ये आपका मतलब कोऑर्डिनेट का बेस था ये, इसको रखिए। सर दशहरा मना हाँ का हाँ, ठीक है।